हेलो साथियों। हम आपके राजस्थान की कला व संस्कृति में आपके दुर्गों का अध्ययन कर रहे थे और कल हमने आपके जयगढ़ दुर्ग के बारे में अध्ययन किया था। आज आपके जयगढ़ दुर्ग के बाद में जब जयपुर में आ ही गए हैं तो जयपुर का जो एक और आपका दुर्ग बच जाता है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आपका उपयोगी माना जाता है, क्योंकि जयपुर के अभी तक हमने आपके दो दुर्गों का अध्ययन किया था, एक आपका आमेर का दुर्ग और दूसरा आपका जयगढ़। इसी के साथ जयपुर में एक और दुर्ग बच जाता है और वो दुर्ग है आपका नाहरगढ़ दुर्ग। तो आज हम आपकी बात करने वाले हैं नाहरगढ़ दुर्ग के ऊपर। जो आज की हमारी क्लास रहेगी वो पर्टिकुलर आपके नाहरगढ़ दुर्ग के ऊपर आपकी क्लास रहेगी। तो आज हमें आपकी चर्चा करनी है, वो आपकी चर्चा है नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में कि नाहरगढ़ दुर्ग कहां पर है। पहले हम जो परिचय की बात किया करते हैं वो दुर्ग की परिचय की बात करेंगे, उसके बाद में उसके महल माड़िए आपके दर्शनीय स्थलों की बात करेंगे। तो आज का आपका दुर्ग रहेगा नाहरगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग आपका? नाहरगढ़ दुर्ग। आज हम बात करते हैं आपके नाहरगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग बच्चों आपका? नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग की बात करते हैं। अब नाहरगढ़ दुर्ग की बात करें तो सबसे पहले हमें आपके नाहरगढ़ दुर्ग के परिचय के बारे में हमें आपकी बात करनी है कि नाहरगढ़ दुर्ग की लोकेशन क्या है, नाहरगढ़ दुर्ग है कहां पे। तो सबसे पहले आपको नाहरगढ़ दुर्ग की लोकेशन की बात करनी होगी, इसकी स्थिति की बात करनी होगी कि नाहरगढ़ दुर्ग कहां पर है। तो आपका सीधा सा उत्तर हो जाएगा कि जो नाहरगढ़ दुर्ग है वो नाहरगढ़ दुर्ग आपका शहरी जयपुर में है। शहरी जयपुर में है। कौन सा दुर्ग आपका? नाहरगढ़ दुर्ग। फिर आपका नाहरगढ़ दुर्ग शहरी जयपुर में है तो इसका निर्माण कब हुआ, इसका निर्माण करता कौन है। तो वो बात हम करते हैं कि जो नाहरगढ़ दुर्ग है इस नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ। जब नाहरगढ़ दुर्ग के निर्माण की बात आती है तो आप याद रखोगे इस दुर्ग का निर्माण आपका 1734 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? आपके 1734 ईस्वी में। और जब 1734 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण होगा तो इसके निर्माणकर्ता कौन हो जाएंगे? इस दुर्ग के निर्माणकर्ता हो जाएंगे आपके सुआई जय सिंह। कौन हो जाएंगे आपके निर्माणकर्ता? सुआई जय सिंह। तो निर्माणकर्ता कौन हो जाएंगे? आपके सुआई जय सिंह। तो तीसरी बात परिचय में क्या आ जाएगी? आपकी सुआई जय सिंह। किसके निर्माणकर्ता कौन है? आपके सुआई जय सिंह। इसके बाद में इसका चौथा पॉइंट आपका परिचय में कि इस दुर्ग है नाहरगढ़ दुर्ग की श्रेणी कौन सी है। जब श्रेणी की बात आई ना तो आप याद रखना गिरी श्रेणी। कौन सी श्रेणी आपकी? गिरी श्रेणी। कौन सी श्रेणी आपकी? तो गिरी श्रेणी आपको याद रखनी। अभी तक जो हमने आपके जयपुर के दुर्ग देखे हैं, जयपुर के तीनों ही दुर्ग है वो आपके गिरी श्रेणी के माने जाते हैं। क्योंकि जो आमेर का दुर्ग था वो भी गिरी श्रेणी का था, कालीखो पहाड़ी पर बना। दूसरा आपका जो जयगढ़ का दुर्ग था वो जयगढ़ का दुर्ग भी आपके गिरी श्रेणी का था, और जयगढ़ का दुर्ग आपके चील की पहाड़ी या आपके ईगल की पहाड़ी पर आपका बना हुआ था। और जो नाहरगढ़ दुर्ग है ये भी आपके गिरी श्रेणी का है, और गिरी श्रेणी का है तो निश्चित रूप से कोई पहाड़ी पर बना होगा। तो आपका जो नाहरगढ़ का दुर्ग है ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ था। तो जब इस दुर्ग के पहाड़ी की बात की जाए तो आप माइंड में रखना मीठड़ी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आपकी? मीठड़ी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? तो मीठड़ी पहाड़ी। मीठड़ी पहाड़ी पर स्थित है। मीठड़ी पहाड़ी पर स्थित है। इसके बाद में परिचय में अगला पॉइंट बचता है आपका कि ये दुर्ग है, इस दुर्ग का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है। इस दुर्ग का प्रवेश द्वार को हम आपका क्या कहते हैं। तो अगला पॉइंट है आपका प्रवेश द्वार कि इस दुर्ग का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है। तो जब आपके प्रवेश द्वार की बात होगी तो याद रखना आप कि जो आपका नाहरगढ़ का दुर्ग है इस ये आपके नाहरगढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है। तो जब प्रवेश द्वार की बात आती है तो इसके दो प्रवेश द्वार माने जाते हैं। एक तो आपका डूंगर पोल माना जाता है और एक आपका नाहर पोल माना जाता है। दोनों ही प्रवेश द्वार माने गए तो आपके प्रवेश द्वार क्या हो जाएंगे? नाहर पोल। और नाहर पोल के साथ साथ आपका
एक तो हो गया आपका नाहर पोल, और नाहर पोल के साथ साथ आपका डूंगर पोल भी आप इसका प्रवेश द्वार है मान सकते हो। तो अगर आपको कभी भी नींदों में भी उठा लिया जाए ना कि मैंने दुर्ग के परिचय के बारे में पता कि दुर्ग खटा है, इनको निर्माण कद होयो, इनको निर्माण करता कौन है, इन दुर्ग की श्रेणी कौन सी है और प्रवेश द्वार के कहलावे, तो याद रखोगा कि नाहरगढ़ जो दुर्ग है इरो जो आपको कहाँ है तो शहरी जयपुर में। इरो निर्माण कद होयो तो इरो निर्माण आपको 1734 ईस्वी में होयो। इरो निर्माण करता कौन है तो इन दुर्ग रो निर्माण करता है आपको सुवाई जयसिंह। इन दुर्ग री श्रेणी के है तो श्रेणी है आपकी गिरी श्रेणी, और गिरी श्रेणी है तो पहाड़ी पर बनेड़ो है निश्चित रूप, और वह पहाड़ी कौन सी है तो वह पहाड़ी है थारी मीठड़ी री पहाड़ी। इसके अलावा इस दुर्ग रो प्रवेश द्वार के अलावा तो इस दुर्ग राज जो प्रवेश द्वार है वो आपका डूंगर पोल या फिर आपका नाहर पोल के नाम से कहलाता है। इतनी बात परिचय की करने के बाद हम दुर्ग के उपनाम की बात करते हैं कि इस दुर्ग का उपनाम क्या क्या है, इस दुर्ग को अन्य किस किस नामों से जाना जाता है। क्या कोई इस दुर्ग के भी अन्य नाम है? जिस प्रकार से हम जब जयगढ़ किला आपका पढ़ा था तो हमने देखा था कि जयगढ़ किले के उपनाम क्या क्या थे। तो जयगढ़ किले के बारे में हमने पढ़ा था कि जयगढ़ किले को हम क्या कहते हैं, आपका याद करो जयगढ़ किले को। तो एक तो हमने कहा था चिलह का टीला या आपके चील का किला, इसके अलावा शाही निवास कहा था, इसके अलावा तोपों व सुरंगों वाला किला कहा था। इसी प्रकार आमेर के किले के जब हम उपनाम पढ़े थे तो हमने पढ़ा था इसे हाथियों का किला, अंबेवती दुर्ग, अम्बरीश दुर्ग, अंबेपुर दुर्ग कहते हैं। उसी प्रकार नाहरगढ़ दुर्ग को क्या क्या कहा जाता है जब नाहरगढ़ दुर्ग की बात आएगी कि इसके क्या क्या उपनाम है, तो आगे लिखोगे आप उपनाम कि इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या है, इस दुर्ग को अन्य किस किस नामों से जाना जाता है। तो पहला नाम आप याद रखोगे जयपुर का मुखौटा। जयपुर का मुखौटा किस दुर्ग को कहा जाता है तो जयपुर का मुखौटा आपके नाहरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपके उपनाम में कि जयपुर जयपुर शहर का मुखौटा, जयपुर शहर का मुखौटा, जयपुर शहर का क्या हो गया आपका मुखौटा हो गया। तो सीधा सा अगर आपको पूछा जाए कि जयपुर शहर का मुखौटा किस दुर्ग को कहा जाता है तो जयपुरगढ़ का मुखौटा आपके नाहरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। दूसरा दूसरा ये जब मीठड़ी पहाड़ी पर बना हुआ है तो इसे मीठड़ी दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके मीठड़ी दुर्ग कहा जाता है, मीठड़ी दुर्ग भी कहा जाता है। दो उपनाम हुए। तीसरा इसे आपका सुदर्शनगढ़ कहा जाता है। यह बात आप याद रखोगे क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछा है कि सुदर्शनगढ़ के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है तो सुदर्शनगढ़ के नाम से आपके नाहरगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। तो तीसरा क्या हो जाएगा आपका सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़। क्यों? क्योंकि सुदर्शन कौन है तो सुदर्शन भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण है, उनका जो प्रमुख अस्त्र है आपका प्रमुख हथियार है वो आपने देखा होगा अंगुली पे धारण किए रखे हैं आपके सुदर्शन को। और इसी नाहरगढ़ दुर्ग में भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्रधारी के साथ आपका मंदिर बना हुआ है, इसलिए आपका इसे सुदर्शनगढ़ के नाम से भी आपका जाना जाता है। चौथा अगर मैं बात करूं तो चौथा इसका उपनाम है आपका जनाना क्वार्टर। कौन सा क्वार्टर आपका जनाना क्वार्टर, कौन सा हो जाएगा आपका जनाना क्वार्टर। अब क्वार्टर का नाम सुन के कईयों के मुंह में पानी आ रहा है, अरे बावड़ो क्वार्टर को मतलब वो क्वार्टर को नहीं थार लो जो शाम को टाइम होता है थारा क्वार्टर याद आवे। ये क्वार्टर का मतलब है जनाना क्वार्टर, क्योंकि हम नाम सुनते हैं कि रेलवे पुलिस के क्वार्टर, आर्मी के क्वार्टर, आपके राजस्थान पुलिस के क्वार्टर, अन्य अन्य क्वार्टर होते हैं। उसी प्रकार से जनाना क्वार्टर किस दुर्ग का उपनाम है तो जनाना क्वार्टर आपके नाहरगढ़ दुर्ग का उपनाम है। इसके अलावा इसे एक नाम और भी दिया जाता है जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग, जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग, जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग, जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग। तो इतनी बातें तो हमें इस दुर्ग के परिचय के बारे में याद रखनी है।
इतनी बातें दुर्ग के परिचय के बारे में याद रखनी है कि नाहरगढ़ दुर्ग के परिचय में हमें क्या याद रखना है। आपका जो 5 या ये जो 6 पॉइंट है, ये तो आपको हर दुर्ग के बारे में आना चाहिए कि कहां पर है, तो शहरी जयपुर में पड़ता है। निर्माण तो 1734 ईस्वी में। निर्माणकर्ता कौन है, तो सवाई जयसिंह है। इसकी श्रेणी कौन सी है, तो श्रेणी आपकी गिरी श्रेणी है। गिरी श्रेणी है तो पहाड़ी पर बना है। पहाड़ी कौन सी हो जाएगी, मीठड़ी की पहाड़ी। इसके अलावा प्रवेश द्वार क्या है, तो प्रवेश द्वार नाहर पोल या फिर आपका डूंगर पोल कहलाता है। इसके बाद में इसके उपनाम क्या क्या है, तो इसे जयपुर शहर का मुखौटा कहा जाता है, मीठड़ी दुर्ग कहा जाता है, आपका सुदर्शनगढ़ कहा जाता है, इसके अलावा जनाना क्वार्टर कहा जाता है, और साथ में आपके जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग भी किस दुर्ग को कहा जाता है, आपके तो नाहरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। इसके बाद में हमने देखा था कि आमेर के राजाओं के पास, कछुआ शासकों के पास आमेर का दुर्ग था। फिर हमने पढ़ा जयगढ़ दुर्ग, तो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण क्यों करवाया था, तो हमने पढ़ा था कि जयगढ़ दुर्ग का तो निर्माण आमेर के शासक, आपके जो कछुआ शासक है, वो अपने राज खजाने को सुरक्षित रखने के लिए करवाया था। फिर उनको इस नाहरगढ़ दुर्ग बनाने की क्या जरूरत पड़ी, तो कहते हैं कि नाहरगढ़ दुर्ग बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि इस समय आपके राजस्थान में मराठाओं का आक्रमण बहुत हो रहा था। आपके भारत में दो जातियों को लुटेरी जातियों के नाम से माना गया है, एक आपके मराठा और एक आपके दक्षिण भारत में तो मराठा मान सकते हो और उत्तरी भारत में आप पिंडारी मान सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका इतिहास कह रहा है, उस समय की बात है। वर्तमान के संदर्भ में लुटेरी जाति से कोई यहां पे इसका मतलब नहीं है। उस समय क्या हुआ करता था, जो मराठा थे वो मराठा राजस्थान में बहुत ही आपका आक्रामकता का रूप ले रखा था और लूटपाट बहुत ज्यादा कर रहे थे। हमने देखा था, इतिहास में पढ़ा था कि राजस्थान में मराठाओं का आगमन कैसे होता है। किस रियासत में सबसे पहले मराठाओं का हस्तक्षेप हुआ था, आंतरिक हस्तक्षेप, वो बूंदी रियासत हुआ करती थी। बूंदी के शासक आपके बुद्ध सिंह हुआ करते थे। हमने देखा था कि आपके जो जयपुर के शासक है सवाई जयसिंह, इसकी बहन हुआ करती थी अमर कंवरी, और अमर कंवरी का विवाह हो रखा था बुद्ध सिंह के साथ। लेकिन वही सवाई जयसिंह अपनी पुत्री का विवाह आपके दलेल सिंह के साथ कर देता है, कृष्णा कुमारी का। और कृष्णा कुमारी और अमर कंवरी के बीच अनबन रहनी शुरू होती है, और आपके अमर कंवरी के कहने पे आपके मराठाओं का आंतरिक हस्तक्षेप होना हो जाता है। और मराठा जब राजस्थान में आते हैं और देखते हैं कि यहाँ के राजाओं के आपस में फूट है, और वो आपस की फूट का भरपूर फायदा उठाते हैं और राजस्थान में बहुत ही आपकी लूटपाट का कार्य करते हैं। जब लूटपाट का कार्य हुआ तो जयपुर से बहुत आपकी लूटपाट की गई। इस मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए या आपके मराठा आक्रामकताओं से बचने के लिए आमेर के शासकों ने जिस दुर्ग का निर्माण करवाया था, वो दुर्ग कौन सा है, आपका नाहरगढ़ दुर्ग है। तो सीधा सा पूछा जाए कि आमेर के शासकों ने मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए किस दुर्ग का निर्माण करवाया, तो नाहरगढ़ है। और आमेर के शासकों ने राज खजाने को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा दुर्ग बनाया, तब आपका उत्तर जयगढ़ हो जाएगा। लेकिन मराठा आक्रमणों का नाम आए ना, मराठा आक्रांताओं का नाम आए ना, तो याद रखोगे आप नाहरगढ़ दुर्ग। तो सीधा सा आप लिखोगे इस दुर्ग का निर्माण क्यों करवाया गया, क्योंकि आपके मराठाओं के आक्रमण से, आक्रांताओं से बचने के लिए इसका निर्माण करवाया गया। इस दुर्ग का निर्माण, इस दुर्ग का निर्माण, इस दुर्ग का निर्माण आमेर के शासकों द्वारा, आमेर के शासकों द्वारा, आमेर के शासकों द्वारा मराठा आक्रांताओं से बचने के लिए करवाया गया। मराठाओं, मराठा आक्रमणताओं से बचने के लिए, बचने के लिए, बचने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया।
इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। अच्छा सर, इतनी बात हमारे समझ में आ गई कि इस दुर्ग का जो निर्माण था वो मराठा आक्रामणताओं से बचने के लिए आपका करवाया गया। लेकिन इस दुर्ग के अंदर और क्या क्या विशेषता है, इसके और क्या क्या आपके दर्शनीय स्थल है, कौन कौन से इसमें आपके मंदिर बने हुए, तो उनकी अगर हम बात करें तो आप लिखोगे इस दुर्ग के बारे में। सबसे पहले आप कि जो नाहर सिंह भूमिया की छतरी या स्मारक कौन से दुर्ग में बनी हुई है, तो नाहरगढ़ दुर्ग में बनी। ऐसा माना जाता है कि जब इस दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जब शुरू किया गया तो दिन में काम किया जाता और रात को काम ढह जाता था। ऐसे कुछ दिन तक चला। मिस्त्री आते बेचारे, दिन में दुर्ग बनाते, दुर्ग की दीवार वगैरह बनाते और अगली सुबह आकर देखते तो वो काम ध्वस्त हुआ पाया। एक दिन चला, 2 दिन चला, कुछ दिन ऐसे ही होता रहा। जब ऐसे ही होता रहा तो आपके जो मिस्त्री थे, जो कारीगर थे, उन्होंने सवाई जयसिंह ने कहा कि हम तो परेशान हो गए हैं, हम करें तो क्या करें, हम दिन में काम करके जाते हैं पर अगले ही दिन जब आके काम को देखते हैं तो वो ध्वस्त किया हुआ मिलता है। तो आपके सवाई जयसिंह ने अपने तांत्रिकों से बात की, अपने पंडितों से बात की और पंडितों ने आपके इस तांत्रिक विद्या से पता लगाया कि यहां पर कोई नाहर सिंह नाम का भूमिया है जो ऐसा कार्य कर रहा है। फिर तांत्रिकों ने अपने तांत्रिक विद्या से नाहर सिंह भूमिया को पूछा कि रे नाहर सिंह, तेरे प्रॉब्लम क्या है, तेरे समस्या क्या है, तू यहां दुर्ग का काम आपका ये ऐसे क्यों कर रहा है। तो नाहर सिंह ने कहा कि मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे भी इस दुर्ग में स्थान चाहिए, मेरे भी नाम का कोई स्मारक या कुछ होना चाहिए। तो आपके सवाई जयसिंह के द्वारा इस दुर्ग के अंदर नाहर सिंह भूमिया की छतरी या स्मारक बनाया गया। तो नाहर सिंह भूमिया की छतरी या स्मारक किस दुर्ग में बना हुआ है, तो आपके नाहरगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। तो चलो हम बात करते हैं कि इस दुर्ग में क्या क्या है। गोल घेरे के अंदर बंद करते हैं कौन से दुर्ग को, आपके नाहरगढ़ दुर्ग, क्योंकि सारा का सारा खेल किसका है, आपके तो गोल घेरिए का है। अगर आपने पेपर में गोल घेरिया सही कर दिया तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। तो कौन सा आपका, नाहरगढ़। नाहरगढ़ दुर्ग में सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि नाहरगढ़ दुर्ग में क्या है आपका, तो नाहरगढ़ दुर्ग में नाहर सिंह भूमिया की, नाहर सिंह भूमिया की, नाहर सिंह भूमिया की छतरी या स्मारक, छतरी भी बोल सकते हो और स्मारक भी बोल सकते हो, कि नाहर सिंह भूमिया की छतरी या स्मारक किस दुर्ग में बनी हुई है, तो आपके नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है। इसके अलावा इस दुर्ग में एक मंदिर बना हुआ है जिसे कहते हैं आपके माधवेंद्र मंदिर। कौन सा मंदिर, आपके माधवेंद्र मंदिर। सबसे सुंदर मंदिरों में से एक मंदिर आपका माधवेंद्र मंदिर। दो चीजें हुई। इसके अलावा नाहरगढ़ दुर्ग में और क्या है, तो नाहरगढ़ दुर्ग में जो माधो सिंह था, इस माधो सिंह ने अपनी पासवान रानियों के लिए, अपनी 9 पासवान रानियों के लिए, 9 पासवान रानियों के लिए, पासवान रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए, एक जैसे 9 महल बनाए, एक जैसे 9 महल बनाए। तो एक समान 9 महल किस दुर्ग में बने हुए हैं, तो याद रखोगे आपके नाहरगढ़ दुर्ग में बने हुए। किसने बनाए, तो याद रखोगे आपके माधो सिंह ने बनाए थे। किसने, आपके माधो सिंह ने बनाए थे। माधो सिंह ने बनाए थे, पर ये किस शैली में बना हुआ है ये भी आपका पूछा जाता है कि जो आपके 9 एक समान ये जो महल बने हुए हैं ये किस शैली में बने थे, तो याद रखोगे ये आपके विक्टोरिया शैली में बने हुए हैं। किस शैली में बने हुए हैं, आपके विक्टोरिया शैली में, विक्टोरिया शैली में निर्मित है, विक्टोरिया शैली में निर्मित, विक्टोरिया शैली में निर्मित। क्या गुरुजी विक्टोरिया शैली में निर्मित है, तो क्या इन 9 दुर्गों के 9 महलों के कोई नाम भी है, आप हमें नाम बता सकते हो, तो आप नाम भी लिख सकते हो कि 9 क्या क्या महल है। पहला महल है आपका सुख महल। कौन सा महल, आपका सुख महल। ये 9 महलों की बात कर रहा हूं मैं, पहला कौन सा हो जाएगा, सुख महल। आदमी सुख कब रहता है, जब वो खुश हो। तो दूसरा महल कौन सा हो जाएगा, आपका खुश महल है। सुख महल के बाद में आपका खुश महल, सुख महल के बाद में आपका खुश महल, खुश महल के बाद में आपका बसंत महल,
कौन सा महल आपका? बसंत महल। बसंत महल के अलावा आपका तो चौथा महल आप याद रखोगे ललित महल। कौन सा महल आपका? ललित महल। ललित महल के अलावा पांचवा महल आपका तो पांचवा है आपका जवाहर महल। कौन सा महल आपका? जवाहर महल। छठा महल आपका, छठा महल है आपका आनंद महल। कौन सा महल आपका? आनंद महल। सातवां महल आपका, सातवां महल है आपका आनंद महल, प्रकाश महल। सातवां महल कौन सा हो जाएगा आपका? प्रकाश महल। और आठवां महल कौन सा हो जाएगा आपका? चांद महल। कौन सा महल आपका? चांद महल। और नौवां महल कौन सा हो जाएगा आपका? लक्ष्मी महल। ये 9 महल है जो आपके नाहरगढ़ दुर्ग में बने हुए हैं, जो माधो सिंह ने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए बनाए थे। और एक सिस्टम और अच्छा देखो आप इन 9 महलों का, ये 9 के 9 महल आपके सुरंग से जुड़े हुए। अगर आपको सुख महल से जवाहर महल में आना है तो ऐसे बाहर से नहीं आना है, आप अंदर से ही आ सकते हो। कहने का मतलब 9 के 9 महल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सुरंगों के माध्यम से। इसके अलावा एक बात और आप याद रख लेना, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्रधारी मंदिर है। सुदर्शन चक्रधारी मंदिर स्थित है, मंदिर स्थित है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। कौन से दुर्ग से? आपको नाहरगढ़ दुर्ग से। बस इतनी बातें आप याद रखोगे। क्या क्या बातें हमने पढ़ी नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में? कि नाहरगढ़ दुर्ग है कहां पर है? तो शहरी जयपुर में है। निर्माण 1734 ईस्वी में। निर्माणकर्ता सवाई जयसिंह है। श्रेणी कौन सी है? तो गिरी श्रेणी है। प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? तो नाहरपोल या डूंगरपोल कहलाता है। श्रेणी जब गिरी है तो पहाड़ी पर बना हुआ है, वो पहाड़ी आपकी मीठड़ी पहाड़ी है। उपनाम क्या क्या है? तो जयपुर शहर का मुकोटा कहलाता है, मीठड़ी दुर्ग कहलाता है, सुदर्शनगढ़ कहलाता है, जनाना क्वार्टर कहलाता है, और जयपुर शहर की ओर झांकता हुआ दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण आमेर के शासकों ने क्यों करवाया था? तो मराठा आक्रमणताओं से बचने के लिए करवाया था। इसके अलावा इस दुर्ग के दर्शनीय स्थल क्या क्या है, इसमें बने हुए क्या क्या है? तो नाहर सिंह भूमिया की छतरी या स्मारक बना हुआ है। इसके अलावा माधवेंद्र मंदिर बना हुआ है। कैसा मंदिर आपका? माधवेंद्र मंदिर बना है। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्रधारी मंदिर बना हुआ है। और आपके नाहरगढ़ दुर्ग में माधो सिंह ने 9 पासवान रानियों के लिए एक समान 9 महल बनाए थे। और ये कौन सी शैली में बने थे आपके? तो विक्टोरिया शैली में बने थे। ये 9 महल कौन कौन से है? तो सुख महल है, खुश महल है, बसंत महल, ललित महल, जवाहर महल, आनंद महल, प्रकाश महल, चांद महल और आपके लक्ष्मी महल। यहां पर समाप्त होता है कौन सा दुर्ग? तो यहां पर समाप्त होता है आपका नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग की बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी। नाहरगढ़ दुर्ग के बाद में मैं अगले दुर्ग की ओर बढ़ूं तो अगला दुर्ग है आपका लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा? आपका लोहागढ़ दुर्ग। अब बात करते हैं हम आपके लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। अब लोहागढ़ दुर्ग की बात करें तो सबसे पहले वही बातें कि सबसे पहले हमें दुर्ग के परिचय के बारे में बातें करनी होती है कि लोहागढ़ दुर्ग है, ये लोहागढ़ दुर्ग बना कहां पर है, लोहागढ़ दुर्ग की स्थिति क्या है। तो लोहागढ़ दुर्ग कहां पर बना? तो याद रखना लोहागढ़ दुर्ग आपका भरतपुर में बना हो। लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है? आपके भरतपुर में बना हुआ है। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो जब निर्माण की बात आई ना कि लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो पहले आप याद रखोगे रुस्तम जाट। कौन आपका? रुस्तम जाट। फिर आप कहोगे ना ना गुरुजी थे कि भूल गया, सारा नोट्स फिर से उठाओ, हमने कुछ और पढ़ा है। और की भी बात करेंगे क्योंकि जो लोहागढ़ दुर्ग है ये पहले खेमकर्ण जाट की ढाणी कहलाती थी, खेमकर्ण जाट की गढ़ी कहलाती थी। जाटों में एक गोत्र होती है सागोरिया, और वो सागोरिया आपके थे, वो खेमकर्ण सागोरिया थे। हेमकर्ण सागोरिया के पुत्र होते आपके रुस्तम, और रुस्तम के द्वारा इस दुर्ग की नींव रखी गई थी। तो याद रखोगे इसके निर्माणकर्ता कौन है? आपके रुस्तम।
रुस्तम जाट मान सकते हो आप, रुस्तम सागोरिया मान सकते हो। लेकिन इसका जो आधुनिक स्वरूप है, इसका जो आधुनिक निर्माता है, वो कौन कहलाता है? आधुनिक निर्माता। तो जब आधुनिक निर्माता की बात आएगी ना लोहागढ़ की, तो आप याद रखोगे आधुनिक निर्माता इसके आपके सूरजमल जाट कहलाते, सूरजमल जाट। जाटों के जो प्लेटू कहलाते हैं वो सूरजमल जाट। 1733 ईस्वी में इसको आपके आधुनिक रूप दिया गया था, किसके द्वारा? आपके सूरजमल जाट के द्वारा। इसके बाद में इस दुर्ग की श्रेणी कौन सी है? फिर जब इस दुर्ग की श्रेणी की बात की जाए ना, तो आप याद रखना अभी तक हमने एक श्रेणी की, जब शुक्र नीति के बारे में हमने अध्ययन किया था, तो शुक्र नीति में मैंने बताया था कि दुर्गों की 9 श्रेणियां हैं, जैसे गिरी श्रेणी, वन श्रेणी, एरण श्रेणी, आपकी धानवन श्रेणी, जल श्रेणी, पारिक श्रेणी, पारिद श्रेणी, सैन्य श्रेणी और साहे श्रेणी। उन्हीं श्रेणियों में से एक श्रेणी थी आपकी पारिक श्रेणी। तो ये दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? आपके पारिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी? आपकी पारिक श्रेणी। और मैंने आपको बताया था दो नाम एक से, पारिक और पारिद। जिसके अंत में ख आ रहा है, पारिख, क्या आ रहा है? ख खरगोश आ रहा है। और ख खरगोश से में याद रखना था खाई, कि जिस दुर्ग के चारों तरफ खाई बनी हो वो दुर्ग कैसा दुर्ग होता है आपका? वो पारिक दुर्ग होता है। वो कैसा दुर्ग होता है आपका? पारिक दुर्ग होता है। और पारिक दुर्ग का उदाहरण कौन सा है आपका? तो पारिक दुर्ग का उदाहरण है वो आपका लोहागढ़ दुर्ग है। तो पारिक श्रेणी का मतलब है कि लोहागढ़ दुर्ग के चारों तरफ आपकी खाई बनी हुई है। तो याद रखोगे लोहागढ़ दुर्ग की श्रेणी कौन सी हो जाएगी? आपकी पारिक श्रेणी। इसके बाद किस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? लोहागढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? तो लोहागढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार कहलाता है लोहिया पोल। आपका प्रवेश द्वार क्या हो जाएगा? लोहिया द्वार, लोहिया पोल कह सकते हो या लोहिया दरवाजा कह सकते हो, एक ही बात है आपकी, लोहिया पोल। आप इसके बाद में इस लोहागढ़ दुर्ग के फिर उपनाम क्या क्या है? इसे अन्य किस किस नामों से जाना जाता है? जब लोहागढ़ दुर्ग के उपनामों की बात आई ना, तो एक तो आप याद रखोगे राजस्थान का इसे आपका अजय दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके राजस्थान का अजय दुर्ग। अजय दुर्ग का मतलब है कोई भी इस पर आपका अधिकार नहीं कर पाया था। कई आपके अंग्रेजों द्वारा इस पर आक्रमण किए गए थे। लॉर्ड लेक के द्वारा 5-5 बार आक्रमण किए गए थे। लोहे के गोले वगैरह भी दाबे गए थे, पर वो इस दुर्ग को जीत नहीं पाया था। इसलिए इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान का अजय दुर्ग कहा जाता है। तो पहला उपनाम क्या हो जाएगा? राजस्थान का अजय दुर्ग। कैसा दुर्ग? राजस्थान का, तो राजस्थान का अजय दुर्ग। इसके अलावा आपको याद आ रहा है, तो जब मैंने दुर्गों की क्लास स्टार्ट की थी तो उसी में आपको बताया था कि उत्तरी सीमा का प्रहरी द्वार कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो बटनेर दुर्ग था। दक्षिणी सीमा का प्रहरी द्वार कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहलाता है। पश्चिमी सीमा का प्रहरी द्वार कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो पश्चिमी सीमा का प्रहरी द्वार आपके सोनारगढ़ जैसलमेर कहलाता है। उसी प्रकार आपको बताया था कि पूर्वी सीमा का प्रहरी द्वार या सीमा द्वार कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो लोहागढ़ कहलाता है। तो इसका दूसरा उपनाम क्या हो जाएगा? आपके पूर्वी सीमा का प्रहरी द्वार, पूर्वी सीमा का प्रहरी द्वार, पूर्वी सीमा का प्रहरी द्वार। तो ये दो बातें आपके, इसके दो उपनाम आपको याद रखना है कि इस दुर्ग के आपके उपनाम क्या क्या कहलाते हैं। तो राजस्थान का अजय दुर्ग कहलाता है और पूर्वी सीमा का प्रहरी द्वार भी कहलाता है। इसके बाद में हम बात करें तो आप ये देखो कि ये आपका लोहागढ़ दुर्ग है। ये आपका क्या है? लोहागढ़ दुर्ग। ये लोहागढ़ दुर्ग है। इधर से एक नदी आती है आपकी, जिसे आप मान सकते हो रूपारेल नदी। कौन सी नदी? आपकी रूपारेल नदी। कौन सी नदी? आपकी रूपारेल नदी। यहां पर आपकी एक झील बनी हुई है। यहां पर क्या बनी हुई है? आपकी एक झील बनी हुई है। और इस झील का नाम क्या है आपका? तो इस झील का नाम है आपका मोती झील। कौन सी झील? आपकी मोती झील।
कौन सी झील आपकी? मोती झील। मोती झील को क्या कहा जाता है? तो भरतपुर की जीवन रेखा। भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है मोती झील को। और इस मोती झील से आपकी एक नहर निकाली गई, और वो नहर कौन सी है आपकी? तो वो नहर है आपकी सुजान गंगा। कौन सी गंगा आपकी? सुजान गंगा। और इस सुजान गंगा के माध्यम से आपके इस भरतपुर का जो आपका किला है, इसे पानी की आपूर्ति होती है। ये आप इस दुर्ग के चारों तरफ खाई बांध सकते हो। तो इस दुर्ग को पानी की आपूर्ति किससे होती है? तो इस दुर्ग को पानी की जो आपूर्ति है वो आपके सुजान गंगा के माध्यम से होती है। तो याद रखना कि भरतपुर दुर्ग को आपके जो पानी की आपूर्ति है, वो पानी की आपूर्ति कौन सी गंगा से होती है, कौन सी नहर से होती है? तो वो आपके सुजान गंगा के नहर से होती है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि भरतपुर के दुर्ग को कौन सी नहर के द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है? तो पानी की आपूर्ति आपके सुजान गंगा नहर के माध्यम से की जाती है। इसके बाद में जो आपका भरतपुर का दुर्ग है, इसे हम गोल घेरिए में लेते हैं आपका। ये माना कौन सा दुर्ग है आपका? ये भरतपुर का दुर्ग है आपका, भरतपुर का दुर्ग। इस भरतपुर के दुर्ग में है क्या क्या? एक तो याद रखोगे कौन सा महल है? तो दादी मां का महल। कौन से मां का महल आपके? दादी मां का महल। दादी मां का महल कहां पर है? तो दादी मां का जो महल है वो आपके भरतपुर दुर्ग में। किसका महल? आपके दादी मां का महल। दादी मां का महल कहां पर हो जाएगा? भरतपुर दुर्ग में। दूसरा, किशोरी मां का महल। किशोरी मां का महल। किशोरी मां का महल भी कहां पर हो जाएगा आपके? तो किशोरी मां का महल भी आपके भरतपुर दुर्ग में हो। किशोरी मां का महल कहां पर है आपके? तो भरतपुर दुर्ग में। तीसरा, आपके वजीर कोठी कहां पर है? कौन सी कोठी आपकी? वजीर कोठी। तो वजीर कोठी भी कहां पर हो जाएगी? आपके भरतपुर दुर्ग में हो जाएगी। और चौथा याद रखोगे जवाहर बुर्ज। ये याद रखना थोड़ा सा कि जवाहर बुर्ज कहां पर है? तो आपके जवाहर बुर्ज, और एक बुर्ज का आप नाम और याद रख लेना, फतेह बुर्ज। कि जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज कौन से दुर्ग के बुर्ज है? तो आपके भरतपुर के जो आपका लोहागढ़ वाला दुर्ग है, उस लोहागढ़ दुर्ग के है। और जवाहर बुर्ज से आप याद रखोगे कि इस बुर्ज में भरतपुर शासकों का भरतपुर शासकों का भरतपुर शासकों का राज तिलक होता है। किसका राज तिलक होता है? तो भरतपुर शासकों का राज तिलक होता है। और इसका जो निर्माण है, वो निर्माण दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। निर्माण किसमें आपके? तो दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में। दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में इसका क्या करवाया गया था? आपका निर्माण करवाया गया। उपलक्ष्य में इसका क्या हुआ था? आपका निर्माण हुआ था। तो दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में किस बुर्ज का निर्माण करवाया गया था? तो दिल्ली बुर्ज के विजय के उपलक्ष्य में आपके इस जो आपका जवाहर बुर्ज व फतेह बुर्ज है, इन बुर्जों का आपका निर्माण करवाया गया था। लेकिन आपका याद रखना है कि भरतपुर के शासकों का जो आपका राज तिलक है वो कौन से में होता है? तो वो आपके जवाहर बुर्ज में होता है। और भी कुछ रह गए क्या? कोई मंदिर वगैरह भी इसमें है क्या? मंदिर भी है। तो मंदिर कौन कौन से है इस दुर्ग में? तो जब हम मंदिरों की बात करें तो ये लो आपका भरतपुर दुर्ग, ये आपका भरतपुर दुर्ग हो गया। मंदिर कौन कौन से है आपके? जब मंदिरों की बात आए ना, तो आप याद रखोगे एक मंदिर बना हुआ है लक्ष्मण मंदिर। कौन सा मंदिर आपका? लक्ष्मण मंदिर। राजस्थान का एकमात्र मंदिर माना जाता है कि राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां पर बना हुआ है? तो आपका भरतपुर में बना हुआ है। और कौन से दुर्ग में बना हुआ है? तो आपके लोहागढ़ के दुर्ग में बना हुआ है। लोहागढ़ दुर्ग।
दूसरे मंदिर की मैं बात करूं तो याद रखोगे माधव बिहारी मंदिर। माधव बिहारी मंदिर भी किस दुर्ग में है? तो माधव बिहारी मंदिर है वो माधव बिहारी मंदिर भी आपके लोहागढ़ दुर्ग में है। कि माधव बिहारी मंदिर किस दुर्ग में है? आपके लोहागढ़ दुर्ग में बना हुआ है। तीसरा आप याद रख सकते हो राजेश्वरी माता का मंदिर। किसका मंदिर? आपके राजेश्वरी माता का मंदिर। और राजेश्वरी माता का मंदिर भी कहां पर बना हुआ है? आपके तो लोहागढ़ दुर्ग में बना हुआ है। कौन सी माता का मंदिर? आपके राजेश्वरी माता का मंदिर। इसके अलावा आप याद रख सकते हो जामा मस्जिद। कौन सी मस्जिद? आपकी जामा मस्जिद। और जामा मस्जिद भी कहां पर बनी हुई है? तो जामा मस्जिद भी आपके लोहागढ़ दुर्ग पर बनी हुई है। इतनी बातें आपको याद रखनी है किससे? आपके लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। लक्ष्मण मंदिर हो गया, माधव बिहारी मंदिर हो गया, राजेश्वरी माता का मंदिर हो गया और आपकी जामा मस्जिद हो गई। इसके बाद में हम आगे देखें और क्या है इस दुर्ग में। तो फिर से हम गोलियां बनाते हैं और उसमें आपका लिखते हैं लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग। अब लोहागढ़ दुर्ग के बारे में क्या था कि जो आपके 1805 और 6 में जो जसवंत राव होलकर था, और जसवंत राव होलकर आपके अंग्रेजों का विरोधी हो रखा था, इसलिए 1805 और 6 में जसवंत सिंह राव होलकर को शरण ली थी। कौन से दुर्ग में? आपके लोहागढ़ दुर्ग में। तो जसवंत सिंह राव होलकर को अंग्रेज विरोधी को कौन से दुर्ग में शरण दी गई थी? तो कौन से दुर्ग में शरण दी गई थी? आपके लोहागढ़ दुर्ग में शरण दी गई थी। जिसके कारण आपके जो लॉर्ड लेक था वो इस दुर्ग पर 5 बार आक्रमण भी करता है, लोहे के गोले भी दागता है, पर वो आपका असफल हो जाता है। इस दुर्ग की नींव को बारूद से भरकर उड़ाने का भी प्रयास करता है, फिर भी वो क्या हो जाता है? आपका असफल हो जाता है। तो याद रखोगे 1805-6 में 1805-6 में 1805-6 में जो आपके अंग्रेज विरोधी है, कौन? आपके अंग्रेज विरोधी है, ओ सॉरी बच्चों, जो जसवंत सिंह होलकर है, जसवंत सिंह होलकर ने इस दुर्ग में क्या ली थी? आपकी शरण ली थी। जसवंत सिंह होलकर ने जसवंत सिंह होलकर ने शरण ली थी। इसलिए लॉर्ड लेक ने 5 बार इस दुर्ग पर 5 बार इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। कितनी बार? आपका 5 बार इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। आक्रमण किया था। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि लोहागढ़ दुर्ग को अंग्रेज जीत तो कभी नहीं पाए थे, पर लोहागढ़ दुर्ग पर अंग्रेजों का अधिकार कब हो गया था? तो अंग्रेजों के अधिकार की बात आए तो अंग्रेजों के साथ जब आपकी आश्रित पार्थक्य संधियां हो जाती है ना, तो आश्रित पार्थक्य संधियां होने के बाद 1826 ईस्वी के आसपास पे इस दुर्ग पर आपका नियंत्रण हो गया था। किसका? आपके अंग्रेजों का। तो याद रखोगे आप 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में अंग्रेजों का नियंत्रण हुआ, लेकिन अंग्रेज इसे जीत नहीं पाई है। नियंत्रण होने का मतलब है कि जब आपकी संधियां हो गई है तो संधियों के माध्यम से आपका अंग्रेजों का यहां पर अधिकार हो गया। इसलिए अलावा आपके एक बात याद रखोगे, राजस्थान का सबसे नीचा दुर्ग, सबसे नीचा दुर्ग, नीचा दुर्ग का मतलब है कि जब आप समुद्र तल से आप समुद्र तल से ऊंचाई नापते हो, तो जब समुद्र तल से आपकी ऊंचाई नापी जाती है तो उस मामले में सबसे कोई नीची तरफ बना हुआ दुर्ग है, तो वो सबसे नीची तरफ बनने वाला दुर्ग कौन सा हो जाएगा? आपका लोहागढ़ दुर्ग हो जाएगा। इसके अलावा एक बात आप और याद रखना, मिट्टी से निर्मित दुर्ग। किससे निर्मित? आपके मिट्टी से निर्मित दुर्ग।
मिट्टी से निर्मित दुर्ग भी कौन सा हो जाएगा? आपका लोहागढ़ दुर्ग हो जाएगा। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब दुर्गों की क्लास के बारे में, मैंने सामान्य परिचय के बारे में बात की थी, तब आपको बताया था कि राजस्थान में दो दुर्ग आपके ऐसे हैं जो मिट्टी से बने हुए थे। एक आपका लोहागढ़ और दूसरा आपका भटनेर दुर्ग ऐसे है जो मिट्टी से बने हुए थे। तो इतनी बातें आप और याद रखोगे कि 1805-6 में जसवंत सिंह होलकर ने इस दुर्ग पे शरण ली थी। लॉर्ड लेक आक्रमण करता है, लोहे के गोले दागता है, नीम में बारूद भरकर नीम को उड़ाने का प्रयास करता है, पर असफल रहता है क्योंकि दुर्ग किसका है? जाटों का। इसके अलावा 1826 में अंग्रेजों का नियंत्रण हुआ, और अंग्रेजों का नियंत्रण हुआ तो लेकिन वो आपके संधि के माध्यम से हो रहा है, जीत कर नहीं कर रहे। राजस्थान का सबसे नीचा दुर्ग है। कैसा है? आपका नीचा दुर्ग है। इसके अलावा मिट्टी से भी निर्मित दुर्ग है। क्या इस दुर्ग के बारे में और भी है? और भी बात है साहब। और क्या बात है? तो अभी आपका जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें एक बात पूछी थी कि 8 फिरंगी 9 गोरे, 8 फिरंगी 9 गोरे, लड़े जाट के 2 छोरे, ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया है, या इस दुर्ग किस बंदों के बारे में कहा गया था? तो 2 जाटों के छोरों के बारे में एक कहानी चलती है कि 8 फिरंगी 9 गोरे, लड़े जाट के 2 छोरे। ये आपके किस 2 जाटों के लड़कों के लिए कहा गया? कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया? तो ये बात कही गई आपके लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। क्योंकि जो जाट होता है ना, हम मानते हैं कि जाट की बुद्धि नहीं होती, पर भाई जाट जाट होता है। जाट जैसे ठाट कहीं पर भी हमें को देखने को नहीं मिलते। क्योंकि हम बात करते हैं, जाट सिर्फ किसान नहीं होता, वो सिर्फ जेली नहीं उठाता है। जाट के अगर मौका पड़े ना तो वो हथियार भी उठाता है, और हथियार उठा के सामने वाले को धराशाही भी करता है। क्योंकि इसीलिए तो कहा जाता है कि चौधरी कौन है भाई? चौधरी तो जाट ही है। क्योंकि आप इतनी जातियां देखते हो, किसके आगे चौधरी लगता है? चौधर की है भाई इन लोगों ने, तभी तो इनके सामने आपके चौधरी लगता है, क्योंकि चौधरी जाटों के आगे लगता है। तो याद रखोगे, 8 फिरंगी 9 गोरे, लड़े जाट के 2 छोरे, ऐसी कहावत किस दुर्ग के बारे में है? तो लोहागढ़ दुर्ग के बारे में है। जो दुर्जन साल और माधो सिंह है, इनके बारे में ये बातें आपकी कही गई है। तो ये कथन भी आप याद रखोगे। क्या कथन है आपका? तो कथन है आपका कि 8 गोरे 9 फिरंगी, 8 गोरे 9 फिरंगी, 8 गोरे 9 फिरंगी, लड़े जाट के 2 छोरे। 8 फिरंगी, 8 गोरे 9 फिरंगी, लड़े जाट के 2 छोरे, लड़े जाट के 2 छोरे। और वो 2 छोरे कौन है? छोरे का मतलब वो लड़के कौन है? तो एक है आपका दुर्जन, दुर्जन साल, और एक है आपका माधो सिंह, माधो सिंह। तो ये किसके बारे में कहा गया था? तो ये आपके लोहागढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया था। इतनी बात आप याद रखोगे। कौन से दुर्ग के बारे में? तो लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। तो आज हमने आपके 2 दुर्गों के बारे में अध्ययन किया। एक आपका नाहरगढ़ का दुर्ग है और दूसरा आपका लोहागढ़ दुर्ग है। इसी के साथ जय हिंद साथियों, जय भारत साथियों।